आज का जो हमारा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये है आप लोगों का लेसन नंबर 9 क्लास 11th का वायुमंडलीय परिसंरचना। परिसंरचना का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों तरफ और संरचना का मतलब है कैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है, कैसी संरचना बनी हुई है। वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है वायुमंडल में क्या है? गैसों का आवरण है। गैसों का आवरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अलग-अलग तरह की गैसें मौजूद हैं। कौन-कौन सी गैसें मौजूद हैं? आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस है? नाइट्रोजन, फिर कौन-सी गैस है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वगैरह-वगैरह अलग-अलग तरह की गैसें हैं। और वायुमंडल के अंदर ही आपको पता है कि जब बरसात होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उस समय बोलोगे कि मानसूनी पवनें चलती हैं। मानसूनी पवनें वो पवनें हैं जिनमें क्या होता है? जल वाष्प होता है और वो जल वाष्प क्या करता है? कहीं न कहीं बारिश करा देता है। फिर वहाँ पर बारिश हो जाती है। जल वाष्प होने से पहले वहाँ पर गर्मी पड़ती है और वर्षा होने के बाद वहाँ थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो जाता है, शीत हो जाता है। तो वायु की जो गति है और वायु के अंदर नमी सोखने की जो उसकी मात्रा है, ये किस चीज़ को प्रभाव डालती है? हमारे मौसम प्रणाली को प्रभाव डालती है। क्लियर होगा आप सभी को? कहता है आपके चैप्टर के अंदर कि अध्याय 9 में लेसन नंबर 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य जो वितरण वो वर्णित है। आप सब जानते हो पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह का तापमान होता है। हमने ये चीज़ लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, हम जलवायु को भी पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि अलग-अलग क्षेत्रों में जो तापमान है उसका वितरण कैसा है? अलग-अलग है, असमान है। कहीं पर गर्मी है, कहीं बरसात ज़्यादा है। कहता है वायु गर्म होने से क्या हो जाती है? फैलती है, इंपॉर्टेंट लाइन है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। यानी जब तापमान गर्म होगा तो वायु फैलने लगेगी और जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो वायु क्या होने लगेगी? सिकुड़ने लगेगी ठंडी होकर। ये याद रखना। इसके परिणाम स्वरूप वायु की गति जो है वो अधिक दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं इसमें बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में इस क्वेश्चन से बहुत बार जहाँ से क्वेश्चन बना है कि वायु कैसे गमन करती है? गमन करने का मतलब है कैसे बहती है? तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। आप सभी जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। क्षैतिज गतिमान का मतलब क्या है कि हवाएँ जो बहती हैं, वो कैसे बहती हैं? क्षैतिज का मतलब है ज़्यादा से कम की तरफ बहेगी और वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारण करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब वायु नीचे बैठेगी। अब वायुमंडल के अंदर दाब है। वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वो वायु की गति को ऊपर उठाएगा और वायु की गति को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है। पवन पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। देखो, वायु के अंदर जैसी मात्रा होगी नमी को सोखने की, वैसा तापमान वो वहाँ पर बना देगी। ये आपको याद रखना है। याद रखना है आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट लाइन कि जिससे पूरे पृथ्वी का तापमान स्थिर बना है। देखो वायु की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो कैसा है? वो बैलेंस्ड रहता है। वायु ऐसा नहीं है कि कहीं पर एकदम ठंडी बना देगी और कहीं पर तापमान बहुत गर्म कर देगी। कहता है कि आर्द्र वायु में तापमान कम हो जाता है, याद रखना है। वायु में जब नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तब तापमान कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है और बादल बनते हैं और फिर वर्षा भी होती है। आपसे इम्पोर्टेंट है, आपसे आर्द्र वायु ये सारी चीज़ें कराएगी, याद रखना है। आर्द्र वायु क्या करेगी? तापमान उसमें कम हो जाएगा पहली बात, बादल भी बनेंगे दूसरी बात और फिर वर्षा भी होगी और इसका अध्ययन जो है हम वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण वायुमंडलीय परिसंरचना, संबंधित बल, वायु विक्षेपण, वायु राशियाँ इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो वायु राशि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन वायु राशि से बनता है। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कहता है वायुमंडलीय दाब क्या है? एटमॉर्फिक प्रेशर यानी एयर का जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब है।
अब हम जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में वायुमंडल की जो गति है वो अलग-अलग है। कहीं वायुमंडल के अंदर वायु की गति तेज़ है, तो कहीं पर वायुमंडल के अंदर वायु की गति क्या है? धीमी है। जहाँ वायुमंडल की गति ज़्यादा है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। और आप सभी को पता है, इम्पोर्टेंट है कि जैसे-जैसे आप ऊपर ऊँचाई पर चढ़ते हो, वैसे-वैसे वायु विरल हो जाती है, आपको साँस लेने में कठिनाई होती है। अच्छा, क्यों साँस लेने में कठिनाई होती है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो जाता है ऊपर आसमान में? देखो नीचे जो है जब समतल मैदान है, तो हवा क्या होगी कि नीचे बनी रहती है, ऊपर आप सबको होता है पेड़-पौधे हैं, पेड़-पौधे हैं। इन पेड़-पौधों से क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पर चीज़ें तो बैलेंस है, लेकिन जब हम जैसे-जैसे ऊँचाई पे जाते हैं, तो ऊँचाई में पहाड़ पे हम रहते तो हैं, परंतु जितना वहाँ पर हमें पर्वतीय क्षेत्र में ही तो हमें केवल दिखेगा ऑक्सीजन या मिलेगा, बाकी जगहों पर तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता है कि जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे जाते हैं, वैसे-वैसे साँस लेना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। मध्यम समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा का एक इलाका, जहाँ पर वायु स्तंभ का भार वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखो, वो इलाका, वह क्षेत्र जो समतल मैदान का है, वो उस जगह पर वायुमंडल जो है, वो अपना उचित मात्रा में वायु के प्रेशर्स को रखता है। एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि वायु को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मिलीबार। जैसे आप किसी चीज़ को, पानी को नापते हो तो लीटर में नापते हो, आप किसी वेट को नापते हो तो किलो में नापते हो, ऐसे हवा को, वायु के जो प्रेशर को मापेंगे तो हम मिलीबार में नापेंगे। कहता है समुद्र तल पर औसतन वायु दाब जो है 1013.2 मिलीबार होता है। ये भी ध्यान रखना है। ये औसत है, औसत का मतलब एवरेज, जो ज़्यादातर इसके आस-पास ही मिलेगा, ठीक है? इसलिए इसके आस-पास मिलेगा। आगे कहता है गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी कारण से वायु दाब अधिक होता है धरती पे। ग्रेविटी जो होती है वो वायु को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसकी वजह से वायु दाब धरती पर ज़्यादा होता है। अच्छा, धरती पे वायु दाब ज़्यादा है, और जगहों पर भी है क्या? और कहीं पर भी है क्या वायु दाब ज़्यादा? तो देखो, आप चाँद पे देखते हो क्या? तो चाँद में ग्रेविटी कम है, तो वहाँ पर हम साँस नहीं ले पाते। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं या और चीज़ें होती हैं, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वहाँ पर साँस लेते हैं। याद रखना है आप सभी को। अब कहता है कि वायुदाब में अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। कहता है जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, कहता है कि यह दर प्रति 10 मीटर की ऊँचाई पर 1 मिलीबार होती है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, 10 मीटर की ऊँचाई पे जाएँगे, यानी 3 मंजिल ऊपर चले गए, लगभग 10 मीटर का मतलब। जैसे-जैसे 3 मंजिल ऊपर जाएँगे, 1 मिलीबार जो है, वो वायुदाब जो होगा, क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है? 10 मीटर की ऊँचाई से क्या होता है, 1 मिलीबार का वायुदाब जो होगा, वो घट जाएगा। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। विषुवत वृत्त, यानी विषुवत वृत्त का मतलब भूमध्य रेखा है, उसके निकट वायु दाब जो है वो क्या कहता है, वायु दाब कम होता है और इससे विषुवत निम्न वायु अवदाब क्षेत्र, यानी आपका इक्वेटोरियल लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि 30 डिग्री आपके यानी कर्क रेखा, और इसके बाद में फिर नीचे आ जाएगा 0 डिग्री, जो आपका भूमध्य रेखा है, और इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा आपका मकर रेखा। इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये आप सभी को याद रखना है। दक्षिण में अक्षांश तक ये बनाए रहता है, जिन्हें आपका उपपोषण उच्च वायु दाब का क्षेत्र कहते हैं, यानी 30 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री नीचे तक उपपोषण उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पर ऊपर, और इसके ऊपर से जैसे ही हम 30 डिग्री और ऊपर जाएँगे 60 डिग्री आ जाएगा, और नीचे भी नीचे आएँगे 60 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री और आएँगे 60 डिग्री। 60 डिग्री से जो नीचे का इलाका है ये ठंडा होता है और यहाँ पर वायु दाब कम होता है। तो इसके ऊपर जो हैगा, वहाँ पर भी ध्रुव का है, आपको पता है 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर भी ये कंडीशन आपके लिए अप्लाई होगी, और जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ के लिए भी ये कंडीशन सेम टू सेम आपकी अप्लाई होगी। ये इसमें इसके अंदर आप लोगों के लिए, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था। अब अगला है जो कि 3 से 5 नंबर में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। कौन-कौन से बल हैं जो पवनों की गति को या उसकी दिशा को प्रभावित करेंगे? हम सब जानते हैं, अभी हमने एक गति के बारे में, यानी एक बल के बारे में तो बात कर ली, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? वायु की गति को प्रभावित करता है। कॉरियोलिस बल भी करता है, ये भी याद रखना है, और घर्षण बल। ठीक है?
इसमें कहता है इस क्षैतिज गति वायु को पवन कहते हैं और पवन उच्च दाब से हमेशा पवनें क्या होती है? उच्च दाब से कम या निम्न वायु दाब की तरफ क्या होती है? प्रवाहित होती है। याद रखना है आप सभी को। 3 बलों के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला पहला बल कौन-सा बताया जो वायु गति को प्रभावित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है पृथ्वी पर हर एक चीज़ को पृथ्वी की त्रिज्या उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो उस चीज़ के बारे में। और वही चीज़ आपकी क्या है? अच्छा दूसरी चीज़ है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल का क्या होता है? जब पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी के घूमने से एक बल उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉरियोलिस बल बोलते हैं। ठीक है? और पृथ्वी के घूमने से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कॉरियोलिस बल बोलते हैं और ये कॉरियोलिस बल बेसिकली क्या करता है? जब पृथ्वी घूमेगी, आपको पता है कि पृथ्वी घूमने से एक गति उत्पन्न होगी और उस गति से भी हमारी वायु की गति जो होती है वो क्या होती है? प्रभावित करती है। और तीसरी जो होती है आपकी क्या होती है? घर्षण बल। क्या होती है? घर्षण बल। ये भी हमारे किसको प्रभावित करती है? तो घर्षण बल क्या होता है? कोई बताएगा मुझे घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वो बल होता है जब प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा क्या कब होगा? जैसे कई बार भूकंप आ गया, उससे भी तरंगे प्रवाहित होती हैं, उससे भी उत्पन्न हो सकता है। देखो नीचे कहता है दाब प्रवणता बल, वायुमंडल दाब भिन्नता के कारण एक बल उत्पन्न होता है। वायुमंडल में जो दाब अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है, उससे एक बल उत्पन्न होता है, उसे ही दाब प्रवणता बल कहते हैं। और बेसिकली ये ऐसी जगहों पर होगा जहाँ पर दाब अलग-अलग होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अलग-अलग होता है और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग-अलग होता है और जब एक दूसरे से टकराता है, तो ये एक बल उत्पन्न होता है और यही बल आपका क्या कहलाया जाता है? दाब प्रवणता बल कहलाता है। ठीक है? घर्षण बल के बारे में बता रहे हैं, तो घर्षण बल क्या है? पवनों की गति को प्रभावित करता है। ये धरातल पर जो है सर्वाधिक होता है। धरती पे घर्षण ज़्यादा होता है और प्राय इसका प्रभाव धरातल से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक ऊँचाई पर रहता है। आपने देखा है? आप कभी किसी कट पे खड़े होगे कट पे, हवाएँ नहीं चल रही होगी तब भी कट पे आपको हवा लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि हवा तो चल रही है, परंतु हम उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम कट पे बैठते हैं, तो वो हवाएँ हमें ज़्यादा लगती है। आपने कभी रियलाइज़ किया है? नहीं रियलाइज़ किया है? जैसे दरवाजे से कभी कमरे में भीतर बैठते हो ना, दरवाजे के जस्ट बाहर, नॉर्मल है सब चीज़ें। लेकिन दरवाजे के जस्ट बाहर गर्मी में या सर्दी में आप वहाँ बैठोगे तो आपको थोड़ी ठंडक, शीतलता महसूस होती है। सर्दियों में भी आप घर के दरवाजे के बाहर बैठोगे तो आपको थोड़ी-सी हवाएँ लगेंगी। वो क्यों लगती है? वो बेसिकली घर्षण बल की वज़ह से। दूसरा आपका कॉरियोलिस बल, तो कॉरियोलिस बल के बारे में मैंने वैसे तो बता ही दिया। एक 1844 में इसको सबसे पहले ढूँढा गया था, इसके बारे में बताता है। और बेसिकली कॉरियोलिस बल कौन-सा बल होता है? जो पृथ्वी जब घूमती है, हाँ, घूमने के बाद में जो उत्पन्न होता है वो कॉरियोलिस बल होता है, याद रखना। अगली चीज़ आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो क्वेश्चन पूछी जाएगी आपकी वायुमंडल का सामान्य परिसंरचना। सो इसको वायुमंडल की जो जो भूमंडलीय पवन है, उसे मुख्यतः किस बातों पे निर्भर करती है? यानी इसकी संरचना 3-4 बातों पे निर्भर करती है। सबसे पहली बात है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। आपको पता है अक्षांश रेखा, जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जातेंगे, ऊपर की तरफ जाएँगे या नीचे की तरफ जाएँगे, पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे तब भी सर्दी बढ़ेगी और जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ आओगे क्योंकि ये हिस्सा पूरा ये भी पोल का है और ये हिस्सा पूरा ये भी पोल का है, यानी ध्रुव का हिस्सा है। और ध्रुव का हिस्से में क्या होता है? आप सबको पता है ध्रुव के हिस्से में ठंडक ज़्यादा होती है, सूर्य की रोशनी कम पहुँच पाती है और ठंडक ज़्यादा होने से क्या होगा? वायुमंडलीय ताप में भिन्नता होगी। बीच में तो ज़्यादा होती है और वहाँ पर कम होती है। आगे कहता है कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि वायु दाब पट्टी में उपस्थित कहता है वायु दाब पट्टियों की उपस्थिति। अब वायु दाब की अगर आप पट्टियाँ देखोगे, तो आप यहाँ पर सीधे राइट हैंड पे एक वर्ल्ड का ग्लोब टाइप का देख पा रहे हो और इस ग्लोब में डायरेक्टली दिखाए गए अलग-अलग हवाओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ध्रुव पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें, फिर उत्तर पूर्वी आपका व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इस तरीके से हम पवनों को विभाजित कर देते हैं उनकी पट्टियों के आधार पर। तीसरा कहता है कि वायु दाब को पट्टियों का सौर किरणों के साथ में विस्थापित करना। आप सबको पता है जहाँ पर भूमध्य रेखाएँ हैं, उसके आस-पास सौर की किरणें बहुत ज़्यादा हैं और उसके ऊपर जो है सौर की किरणें थोड़ी कम, उसके ऊपर थोड़ी-सी और कम। और अगला क्या है महाद्वीपों और महासागरों का विस्थापन, ये भी हमारे किसको प्रभावित करती है? वायु की गति को प्रभावित करती है और लास्ट है आपका पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन का मतलब है पृथ्वी का घूमना, मूव करना।
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे देखो पेपर में जो पूछा जाएगा, मौसमी पवनें क्या हैं? मौसमी पवनें। तो पवनों के प्रवाह के रूप में विभिन्न मौसम के बदला पवनों का प्रभाव होगा, जैसे पवन बहेंगी, तो अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम के प्रभाव को बदल देती है। जहाँ पवनें बहुत ज़्यादा बहेंगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा तो हम शीतलता होगी, जहाँ पवनें कम बहेंगी, तो वहाँ शीतलता नहीं होगी, ठीक है? याद रखना है आप सभी को, कहता है अब मौसम के बदलाव के साथ-साथ कहता है यह बदलाव अत्यधिक तापमान, पवन और वायु दाब पट्टियों के विस्थापित आदि के कारण होता है। मौसम की पवनें कैसे प्रभावित करती हैं मौसम को? तो कहता है कि वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ पर पहले से ही ठंड है और तेज़ हवाएँ चलने लगेगी, तो जैसे अभी सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में भी हवाएँ और चलने लगती है, तो आप क्या बोलते हो? ठंडी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं। अच्छा, अब वहीं उसी समय क्या है कि सर्दी है या गर्मी है, लेकिन हवाएँ नहीं चल रही, तो मौसम में क्या होने लगता है धीरे-धीरे थोड़ी बहुत स्थिरता आने लगती है, गर्म मौसम हो जाता है। पता है, ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के जो है मानसूनी पवनों में बदलाव से देखा जा सकता है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर जो बदलाव आता है ना, मौसम का साउथ से जो हवाएँ चलती हैं, वो इसी प्रभाव को दिखाता है, इसी बदलाव को दिखाता है। और इसके बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पेपर में पक्का-पक्का जो आता है, वो आता है आपका स्थल समीर और वायु समीर में अंतर। हमेशा पेपर में आता है। एक तो स्थल समीर आएगा या वायु समीर आएगा, दूसरा पर्वतीय व घाटी पवनें आएँगी आपसे। पेपर में इन दोनों में से क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। कि जैसे कि कहता है सबसे पहले जैसा कि पहले ही वर्णित है, ऊष्मा के जो है अवशोषण व स्थानांतरण में स्थल समीर और समुद्री समीर में अंतर पाया जाता है। कहता है अगर हम गर्मी के आधार पे देखें, तो जो समुद्र की जो पवनें हैं, समुद्र की तरफ से जो पवनें बहती है या जो स्थल की तरफ से पवनें बहती हैं, उन दोनों के तापमान में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? अब पर कहता है दिन के समय स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। सीधी-सी बात है, समुद्र तो पानी होता है, तो वो पानी तो जल्दी गर्म नहीं होता। ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। आप गर्मी में छत पे जाते हो कपड़े सुखाने के लिए, आपके पैर जलने लगते हैं बहुत बार। जलते हैं ना? क्योंकि स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। कहता है अतः स्थलीय हवाएँ ऊपर उठती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनाती है, जबकि समुद्री हवाएँ ठंडी रहते हैं और वह उन क्षेत्रों पर क्या है उच्च वायु दाब बनाया रहता है। उन पे वायु दाब कैसा बना होता है? ज़्यादा बना होता है। अच्छा तुम देखते हो दिन के समय जब सूरज चमकता है, तब तो छत पे पैर रखे खड़ा नहीं होया जाता। लेकिन कई बार आप देखते हो जब खाना-वाना बना लेते हो या फिर वैसे ही गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो खाना-वाना खा के कई बार छत पे हवाई चलती है तो लोग घूमने जाते हैं। तो उसी समय हम नंगे पैर छत पे घूम पाते हैं, ठंडक हो जाती है। और लेकिन वही चीज़ इसमें कहता है समुद्र जो है वो उससे डिफरेंट होता है। समुद्र में कहता है कि वो जो समुद्र के जो सरफेस हैं, समुद्र की जो सतह है ठंडे भी बहुत लेट होते हैं। इससे समुद्र से स्थल की ओर हवा बहती है, ठीक है? इससे समुद्र से स्थल की तरफ हवाओं का क्या होता है? बहाव होता है। दिन के समय स्थल से समुद्र की तरफ और रात के समय समुद्र से स्थल की तरफ क्या होता है? हवाएँ प्रवाह होती है। याद रखना है, रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा जाता है और दाब प्रवणता जो है स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रभावित होती है। यानी जब स्थल से समुद्र की तरफ बहेगी, तो स्थल समीर और जो समुद्र से बहेगी तो समुद्री समीर कहलाती है। ठीक है भाई? दूसरे नंबर पे अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मैंने बताया था वो पर्वत व घाटी पवनें। पर्वत व घाटी पवनों में क्या है कि दिन के दौरान पर्वत के प्रदेश जो है प्रदेश में ढाल गर्म हो जाते हैं। यानी दिन के समय जो सरफेस होता है पर्वतों का ये गर्म हो जाता है और वायु ढाल के साथ-साथ ऊपर उठती रहती है। देखो जब हवाएँ ठंडी मतलब गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, ये हमने पढ़ा था। इस स्थान पर बढ़ने के लिए वायु जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है हवाएँ, हवाएँ कहाँ बढ़ रही है? ऊपर की तरफ। इन पवनों को क्या कहा जाता है? कैसी पवनें कहा जाता है? घाटी पवनें कहा जाता है। रात्रि के समय पर्वतीय जो होते हैं इलाके, वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और जिसकी वजह से पर्वत में सघन वायु की परतें पाई जाती हैं। जब हम सुबह-सुबह कभी पहाड़ों को देखेंगे, तो बादल हो गया या फॉग हो गया, कुछ हमें वैसा जमा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्यों जमाई देता है?
क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो ठंडा हो जाता है जल्दी और ठंडा होने के बाद में वायु जो है वो ऊपर उठ नहीं पाती और वो वहीं जमी रह जाती है। कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में हिम की घाटियाँ मतलब परत सी जम जाती है, ये भी आपको याद रखना है। यही है स्थल समीर, वायु समीर और इसी के बाद एक पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, वायु राशियाँ क्या है? पता है आप में से पेपर में बहुत बार आता है वायु राशि, कहता है कि भई वायु में कुछ गुण होते हैं। वायु क्या करती है? अपने अंदर चीज़ों को धारण करती है। जैसे गर्मी होगी तो गर्मी को धारण करेगी, सर्दी होगी तो सर्दी को कहता है कि किसी समांगी क्षेत्र पर लंबे समय तक वायु रहती है, तो वायु क्या करती है? उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। अगर गर्म जगहों पर रहेगी तो गर्म चीज़ें धारण कर लेगी, सर्दी पे रहेगी तो सर्दी। ये संगम क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह, विस्तृत मैदानी भाग के हो सकते हैं। यानी ये जो अपने अंदर चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर रही है, ये हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र के हो सकते हैं, महासागरीय क्षेत्र के हो सकते हैं, मैदानी क्षेत्र के भी हो सकते हैं। तापमान और आर्द्रता संबंधित विशेष गुणों वाली वायु, वायु राशि कहलाती है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वायु में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि वो तापमान को और आर्द्रता को अपने अंदर धारण कर लेती है और ये धारण करने की उसकी जो क्षमता है, ये क्या कहलाती है? ये वायु राशि कहलाती है। इससे यूँ भी परिभाषित किया जा सकता है कि वायु का वह वृत्त भाग, जिसे तापमान और आर्द्रता से संबंधित क्षेत्रीय भिन्नताएँ बहुत कम हो जाता है। क्षेत्रीय भिन्नताएँ बहुत कम होने का मतलब है ये चीज़ों को अपने अंदर क्या करती है? एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। ठीक है? कहता है वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियाँ बनती हैं। समांग धरातल मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ पर लंबे समय तक वायुयाँ रहती है और उसके गुणों को अब्ज़ॉर्ब करती है, वो क्षेत्र वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। उद्गम क्षेत्रों के आधार पर इसको वायु राशियों को 5 भागों में बाँटा जाता है, यानी 5 इसके उद्गम क्षेत्र हो सकते हैं। जहाँ पर उष्ण होगा यानी जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, उपोष्ण होगा जहाँ पर गर्मी भी होगी थोड़ी-सी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय यहाँ पर मरुस्थलीय होगा। इसके बाद कहता है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर और उच्च अक्षांशीय जहाँ पर शीत बर्फ है और स्थायी बर्फ क्षेत्र, कुछ इस तरीके से इसको बाँटा जा सकता है। इसी आधार पर वायु क्या कहते हैं, वायु राशियाँ भी पाई जाती हैं, तो इसी को एमटी नाम दे दिया है। ऐसे ही सीटी नाम दे दिया है, एमपी नाम दे दिया है, सीपी नाम दे दिया है और सीए नाम दे दिया है। और ये बेसिकली क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय, इसके बाद ध्रुवीय महाद्वीपीय और आपका महाद्वीपीय आर्कटिक, ये क्षेत्र आपके क्या कहलाएँगे? ये क्षेत्र आपके वायु राशियाँ वाले क्षेत्र हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं।